नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर या फिर भाषा इंग्लिश। आप लोग कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए। तो पहले समझ लेते हैं कि इंग्लिश जो भाषा है उस भाषा की परिभाषा क्या है। देखिए, भाषा की जो परिभाषा होती है उसका अर्थ यह होता है कि जो अपने भाव विचार आदान प्रदान करने की भाषा होती है या बोलचाल की भाषा, उसको भाषा कहते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर की जो परिभाषा है वो भाषा से हट करके परिभाषा होती है। इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा ये होती है कि जो सुव्यवस्थित क्रम में, देखिए कहने का मतलब भाषा का तो अर्थ है का जात है, कहाँ जात है, का खात है, वो समझ लेते हैं दोनों लोग। लेकिन जो सुव्यवस्थित रूप से कहा जाए, जिसको स्पष्ट रूप से कहीं त्रुटि ना हो, उस त्रुटि को सुधार किया जाए जिसके माध्यम से, उसको ग्रामर कहा जाता है। ग्रामर की परिभाषा होती है कि जो अपने भाव को सुव्यवस्थित क्रम से आदान प्रदान करने को ग्रामर कहा जाता है। भाषा का अर्थ यह होता है जो अपने भावों को आचार मतलब आदान प्रदान किया जाता है, उनको भाषा कहा जाता है। तो दोनों में इतना अंतर है कि जो ग्रामर होती है वो एकदम स्पष्ट रूप से शुद्ध होती है। कहने का मतलब आपकी बात एकदम समझी जा सकती है। लेकिन भाषा का अर्थ होता है कि समझा जा सकता है, लेकिन शुद्ध या अशुद्ध है उसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखाई देता है। जैसे कहने का मतलब है सीता को रावण उठा ले गया, तो हम लोग सीधी बात में बता सकते हैं सीता को रावण उठा ले गया। लेकिन ये बात ही ग्रामर के द्वारा। कभी कभी क्या होता है गाँव, अरे उठाए ले गवा को है रावण। अब रावण लास्ट में बोले हैं लेकिन समझ में आ गया ना, उठाए ले गवा को रावण। तो कहने का अर्थ ये है कि भाषा की परिभाषा ये बनती है जो अपने भाव को एक दूसरे से आदान प्रदान तो कर देंगे लेकिन सुव्यवस्थित क्रम में नहीं होंगे। लेकिन जब व्यवस्थित क्रम में हो तो उसको ग्रामर या फिर व्याकरण कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी को। अंग्रेजी को बेसिक रूप से पढ़ने जाने हैं, क्योंकि होता क्या है हमारे सामने अंग्रेजी बोझ इसलिए लगती है क्योंकि हम लोग अच्छे से इसको समझते नहीं। अगर किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से समझ लिया जाए फिर वो प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, गारंटेड, कि एक बार ये पूरा क्लास कर लीजिए आप, उसके बाद आपको अंग्रेजी को समझने में कुछ ना कुछ आपको मदद जरूर मिलेगा और ये क्लास 10 मिनट के अंदर खत्म कर दी जाएगी। तो चलते हैं अंग्रेजी की तरफ। देखिए, जान लेते हैं कि अंग्रेजी जो भाषा है उसको रोमन भाषा कहा जाता है। इसको जो लिखने की भाषा होती है उसको रोमन लिपि कहा जाता है। जैसे कि हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी, वैसे अंग्रेजी भाषा उसकी जो लिपि होती है वो रोमन लिपि होती है। तो दो बात क्लियर हो गई। फिर समझते हैं एकदम बेसिक रूप से। जैसे हिंदी में 13 स्वर, कुल 13 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं, इसी प्रकार अंग्रेजी में कुल 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। मैंने कुल क्यों लगाया, क्योंकि हिंदी में मूल 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। लेकिन जब कुल की बात किया जाता है तो अनुसर्ग और विसर्ग, अनुसार और विसर्ग दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए मैंने कुल लगाया और स्वर लगाया। तो समझते हैं, ये हमारा है वावेल। वावेल का अर्थ होता है स्वर। स्वर इसलिए कहा जाता है, स्वर जो होते हैं बहुत नरम होते हैं, अकड़ू किस्म के नहीं होते, पहले समझ लीजिए। और बिना स्वर की मदद से व्यंजन बनाए नहीं जा सकते हैं। दो चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि स्वर उन्हें कहा जाता है जिनकी मदद से व्यंजन बने हों। ठीक, तो ये हैं वावेल। वावेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? ये स्वर है। क्या है? स्वर है। अच्छा, ये 5 ही क्यों हैं? हम आपको ज्ञात करा दे कि हिंदी में देखा जाए तो 4 स्वर हैं, छोटा, छोटी, छोटऊ और ऋण। अब इससे आपको सीखने को क्या मिला? इससे सीखने को यह मिला कि छोटा आ गया ए में और ई में हो गई। लेकिन जब बड़ी ई खींच देंगे, छोटी ई खींचेंगे तो ई में, आई में, और बाकी अगर बड़ी खींच रहे हैं तो ई में बचा ओ यू। तो ये छोटाऊ और बड़ऊ दोनों को समागम हो जाता है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो हिंदी में स्वर 4 थे
उन्हीं को अंग्रेजी में स्वर 5 बढ़ा के कर दिया गया है, वो भी 3 को परिवर्तित किया गया है, री को परिवर्तित नहीं किया गया है। अब समझते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। देखिए मैं हिंदी अंग्रेजी इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि हमारी वीडियो जो है गांव के लोग भी देखते हैं और कमेंट भी आते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो अवधी भाषा आपकी ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो इसलिए कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 21। पहले समझ लेते हैं, अंग्रेजी में जितने वर्ड हैं वो मात्र 26 हैं। 5 निकल गए तो 21 बचे। तो सीधी सी बात है कि जब 26 वर्डों में 5 निकाल दिए जाएंगे तो 21 ही बचेंगे। तो ये कौन कौन से हैं? बी, ए को हटा दीजिए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इतने जो वर्ड हैं ये क्या हैं? व्यंजन हैं। व्यंजन की परिभाषा ये बनती है, फिर कॉन्सोनेंट की परिभाषा ये बनती है कि जो स्वर की मदद से बने हो उनको व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि जब हम ए बोलते हैं, ए आ का स्वर आता है, बी बोलते हैं ई का स्वर आता है, सी बोलते हैं ई का स्वर आता है, डी बोलते हैं ई का स्वर आता है। डी का तो डा है, लेकिन जब डी बोलते हैं तो उसमें ई की मात्रा जुड़ जाती है। अब समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम ये मतलब बनाए हैं जिसको समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो पहले पूरा एक बार पढ़ लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। एक बहुत बड़े महान लेखक हैं, वो कहते हैं कि जब पढ़बे तबे तो जनबे। तो कहने का अर्थ यह है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कितने हुए? 26। अब हम छोटा सा एक चार्ट बनाए हैं जिसकी मदद से हम समझेंगे। पहले एक चीज और समझ लेते हैं, ये जो है ये क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। क्या है? अक्षर। अच्छा, लेटर, शब्द, सेंटेंस, तीनों का मतलब समझ लेते हैं। मतलब लेटर, अक्षर, शब्द, वाक्य। लेटर उनको कहा जाता है जो सिर्फ स्वर की मदद से मिलकर बने हो या फिर सिंगल एक वर्ड हो, लेकिन एक या एक से अधिक वर्डों को मिला करके क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। और कई शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है। लेकिन अगर कहीं पे ए दिख जाए और आंसर में नीचे लिखा हो कि ये लेटर है या फिर शब्द है, तो ए माने कहीं ना कहीं एक दिखाई देता है। कहते नहीं ए, तो ए माने एक भी होता है। ये माने अंग्रेजी मतलब जब कोई पूछा जाता ना कि ये, जैसे कि ये चलता है, ये चल गया, यहाँ ए लिख दिया गया, अब इसमें क्या लिखेंगे? तो जब ऐसा होता है कि ये अंग्रेजी हो गया या उच्चारण निकाला गया है, अब ये अर्थ निकालना है, तो इसका अर्थ बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर, तो इसका तो अर्थ निकल रहा है। तो ये जो होता है ये लेटर तो है ही, लेकिन ये शब्द में भी परिवर्तित हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। हालांकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आता नहीं है, बड़े पैमाने पे आता है कि ए कैसे क्या है, वो भी रीजनिंग सवाल में। तो समझते हैं पहले लेटर। ये क्या लिखा हुआ? रामा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रामा। हम क्यों रामा पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें ए दिखाई दे रहा है, यहाँ ए दिखाई दे रहा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आर माने रा, ए माने ए, मतलब आ का मात्रा, एम माने माँ और ए रामा। लेकिन जब व्यवस्थित क्रम में पढ़ेंगे तो ये वाला वर्ड साइलेंट हो जाता है। लास्ट वाला वर्ड क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। जैसे कहते नहीं, जैसे कि पंकज, पंकजा, रामा, तो इस तरीके से साइलेंट हो जाता है। तो ये क्या है? लेटर है। क्या है? अक्षर। ये अक्षरों में अलग अलग है, आर ए एम ए, तो इसको पढ़ा जा सकता है आर ए एम ए, तो ये हुआ रामा। लेकिन अगर इसी को व्यवस्थित क्रम में रखा जाए वर्ड, ये होगा शब्द आर ए एम ए, रामा, जिसको पढ़ा जाएगा क्या? राम। फिर इसी को आगे चढ़ा के अगर हम सेंटेंस पढ़ें तो बनेगा राम सिंग ए सॉन्ग। राम गाना गाता है। क्या? राम गाना गाता है। राम सिंग ए सॉन्ग, राम गाना गाता है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है? ये सब्जेक्ट हो गया है और ये जो हुआ था कर्म, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। कौन सा कर्म कर रहा है? गाना गा रहा है।
तो वह हम पढ़ेंगे जब सेंटेंस बनाने के रूप में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक समझते हैं। तो ABCD आप जान गए, वावेल जान गए, कॉन्सोनेंट जान गए। अब जानने की एक छोटी सी बात बची है कि हिंदी को अगर अंग्रेजी में छुटपुट टाइपिंग करना हो, टाइपिंग, तो कैसे करेंगे, तो समझते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋण ए आए ओ आओ अन आह, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा सा, पचीरा सा डंटी सा, हा छत्रंग क्या। इतना पढ़ लिए। अब इससे हम कुछ बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, ले लेते हैं का, और कहाँ लेते हैं माँ, और लेते हैं ला। इतनी चीज लिए, इतनी चीज लिए तो लिखते हैं कमल। मार्कर क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या लिखते हैं, कमल। अब अगर देखा जाए तो आप कहोगे कि ये कमल हो गया, लेकिन ये क्या है, गलत है। कैसे गलत है, हम पहले बता चुके हैं कि व्यंजन बनने में किसकी मदद लगी हुई है, स्वर की। तो क्या करेंगे, के साथ ए, एम के साथ ए, ये क्या हो गया, कमल। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि जब कोई चीज हम स्वर और व्यंजन दोनों का इकट्ठा मिलाप बनाते हैं तो ये आपस में ए आ जाता है। जैसे कि मेरा नाम है मोहित। अब समझते हैं पहले, मोहित। अब माँ पहले देख लेते हैं, क्या है, देख लेते हैं माँ। अब ओ की मात्रा जुड़ी है, किसकी मात्रा जुड़ी है, ओ, और हमने ओ क्या लगाया है, ये जीरो वाला ओ, मतलब ओ, तो एम ओ। फिर हमारा नाम में क्या लगा है, हा। क्या लगा है, हा। ही तो है, लेकिन पहले जब हा आएगा तभी तो ही बनेगा ना। तो मोह के बाद हम क्या लगे हैं, यच। अब मोह हो गया, मोह। अब ही के लिए क्या लगाते हैं, ही के लिए क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, क्या, आई। ये हो गया मोही। अब टी के लिए ता। समझ बात आ गई, समझ बात आई। मोहित कैसे हुआ, MOHIT कैसे हुआ, माँ से एम, ओ की जो मात्रा लगी है ओ, एच की मात्रा जो लगी है ओ, सॉरी, एच की मात्रा, एच माने हा, आई माने आई, मात्रा ई मतलब आई, और ता का मतलब टी। तो ये क्या बन गया, मोहित। अब हम एक और समझ लेते हैं, कुमार। क्योंकि बेसिक चीज अभी पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही चीजें लेकर चलते हैं, बहुत ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। कुमार। अब समझते हैं इसमें क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर हम दूसरा बनाते हैं, ये क्या है, होमवर्क है आपके लिए। जैसे एक नाम लेते हैं अमित। अमित। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। ए के लिए ए, एम के लिए एम, मतलब माँ के लिए MIT। समझ में बात आई, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमको अगर कोई मैसेज कर रहा है, खाना खा रहे हैं, तो KHANA, खाना। कहने का अर्थ है कि जब छोटी मोटी टाइपिंग करना सीख लेंगे, छोटे मोटे वर्ड बनाना सीख लेंगे, अक्षर बनाना सीख लेंगे, अक्षर के बारे में जान लेंगे, तो आगे चल के हमारी जो ग्रामर है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। तो ये आज के लिए सेंटेंस पढ़ेंगे कल। धन्यवाद। बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी।